नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों हम यहां पर आए हैं आपके लिए जो है पूरे 2019 का संपूर्ण सार संग्रह जो कि करंट अफेयर्स समसामयिकी विषय के अंतर्गत आता है। और इस सार संग्रह में जो है हम आपके लिए 2019 का संपूर्ण सार संग्रह लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें हम जो है मासिक जो है जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण। और ये आपके लिए जो सार संग्रह है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जो है आने वाले एग्जाम्स में इसमें से लगभग जो है सवाल पूछे जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ज्यादा वेस्ट भी जो है मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको लंबा चौड़ा, तो महत्वपूर्ण जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं उसके बारे में। और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में जो है हम अगस्त माह का जो है करंट अफेयर्स कर रहे थे और 30 अगस्त तक का जो है हमने करंट अफेयर्स किया था। एक जो है दिन बच गया था 31 अगस्त का, और उस दिन जो है एक डेटा जारी हुआ था। और डेटा के लिए जो है मेरे पीछे जो है एक पिक्चर लगी हुई है, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। और इस अंतिम सूची में जो है दोस्तों, तो अंतिम सूची में जो है दोस्तों इसमें लगभग जो है 3 करोड़ लोगों का नाम जो है शामिल किया गया है। तो 3 करोड़ लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। और इस सूची में से जो है लगभग 19.6 लाख 06 लाख लोगों का नाम नहीं है, शामिल किया गया है। तो एनआरसी जो है पहली बार जो है लागू की गई है, कहां पर? असम में लागू की गई है। और क्या है ये, क्या विवाद है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। असम में एनआरसी क्यों लागू की गई है? तो दोस्तों क्या हुआ, जब 1971 में 1971 में तो जो पूर्वी पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान से जब अलग हुआ, और इस पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में हम जो है किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये बांग्लादेश जब बना 1971 में, तो यहां पर क्या हुआ, ये बांग्लादेश के जो निवासी हैं काफी सारे जो है वहां से भागकर कहां पर आकर बस गए? असम में आकर बस गए। जिससे क्या हुआ, असम में एकाएक जो है जनसंख्या बढ़ गई और काफी मात्रा में ये लोग आए, इक्के दुक्के भी नहीं, कम से कम भी 30-40 लोग जो है असम में उस समय आकर बस गए। और अब असम में आकर जो बाहर के लोग बसे, तो वहां पर जो मूल निवासी थे असम के, तो उनसे इनकी क्या होने लगी? झड़पें होने लगी। पहले तो धीरे धीरे इतनी बात बड़ी नहीं थी, लेकिन ये जो है धीरे धीरे इसने क्या ले लिया? हिंसा का रूप ले लिया। और इसमें मॉब लिंचिंग भी होने लगी, भीड़ द्वारा जो है हत्याएं की जाने लगी। तो 1979 में असम छात्र परिषद या असम छात्र संघ के द्वारा जो है यहां पर क्या किया जाने लगा? इसका विरोध किया जाने लगा कि इन जो बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है इनको क्या किया जाए? वापस इनके देश में भेजा जाए। तो ये जो है 2-3 संघ और बने, और इन्होंने जो है बांग्लादेश से जो ये जनसंख्या जो आई, तो इनको वापस इनके देश भेजने के लिए जो है अभियान चलाया। और ये अभियान जो है कभी कभी बहुत ज्यादा हिंसक भी होने लगा, और मामला जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये जो है देश के गृह मंत्रालय के पास आया। और इसमें जो है राजीव गांधी ने हस्तक्षेप किया 1985 में। और 1985 में जो है पहली बार राजीव गांधी ने एनआरसी की बात की कि हाँ भाई इनको हम पहचान करके वापस इनके देश में भेज देंगे। लेकिन ये जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बात आई गई। और हर बार सरकार जो है आश्वासन देती रही कि हम भेज देंगे, और ऐसा किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं किया। लेकिन 2014 में
2014 में जब एनडीए बीजेपी की सरकार आई तो इनके जो है घोषणा पत्र में असम से जो है एनआरसी लागू करने का इन्होंने प्रस्ताव रखा। और 2016 में जब असम में विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर भी जो है एनआरसी का मुद्दा जो है उठाया गया बीजेपी की सरकार ने, और वहां पर असम के लोगों में विश्वास जताया कि हम एनआरसी लागू करेंगे। और इस विश्वास के साथ जो है असम में जो है किसकी सरकार बनी? बीजेपी की सरकार बनी। और असम के जो है सीएम ये बने सर्बानंद सोनोवाल। तो ये जो है सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद जो है इन्होंने एनआरसी जो है लागू करने की जो है क्या कराई, मंशा जताई। अब एनआरसी लागू होगा तो इसमें क्या किया जाएगा? तो एनआरसी के तहत जितने भी लोग असम में रह रहे हैं, लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग, तो जितने भी लोग रह रहे हैं इनको क्या होगी? अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी कि ये 1971 से पहले जो है क्या है, असम में रह रहे हैं। 1971 के बाद से जो लोग रहने आए हैं उन्हें क्या कर दिया जाएगा? असम की नागरिक सूची से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने 3D अभियान चलाया। 3D जो है अभियान चलाया, और इस 3D अभियान के तहत जो है क्या चलाया गया? तो पहला चलाया गया डिटेक्ट का मतलब क्या करो? पहचान करो कि ये असम के हैं या नहीं है तो इनको जो है छांट कर जो है कहां पर डाला जाएगा? डिटेंशन सेंटर में, शरणार्थी शिविर में डाला जाएगा। जो अपनी पहचान साबित नहीं कर पाए कि वो 1971 से बाद में नहीं रह रहे हैं तो उनको जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। और लास्ट का 3D डिप्लॉय, और डिप्लॉय के तहत उन्हें उनके देश में वापस भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश में वापस भेज दिया जाएगा। तो इसमें 3D जो है अभियान चलाया गया, और काफी लंबा चौड़ा अभियान है क्योंकि कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और काफी सारी दिक्कतें भी इसमें सामने आई कि किसी के पिता का नाम आ गया, किसी के बेटे का नाम आया नहीं आया, किसी की पत्नी का नाम नहीं आया। तो इसमें काफी सारे जो है विवाद जुड़े हुए हैं इस एनआरसी के साथ जो है। और फाइनल लिस्ट जो है 31 अगस्त को जारी की, और जिसमें से कितने लोग बाहर रह गए? 19.06 लाख लोग जो हैं बाहर रह गए हैं इसमें से। तो उनको अब कहां पर भेजा जाएगा? डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जाएगा। और इसी से मिलते जुलते एक और 2 वोकेब है दोस्तों, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो बात करें इसी से रिलेटेड 1-2 और वोकेब है तो बता देता हूं मैं उसमें। तो एक तो है इसी से मिलता जुलता है एनपीआर। एनपीआर क्या होता है दोस्तों? तो ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और एक है CAA या CAB, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में कुछ दिनों में जो है काफी फेमस हुए NRC, NPR और CAA। तो NPR क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके तहत जो है देश की सरकार जो है अपने देश की जनसंख्या का आकलन करती है, जो कि हर 10 साल में किया जाता है। और CAA क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, या बिल की बात करें अगर अपन तो बिल की जगह इसे एक्ट का नाम दिया जा सकता है। तो ये जो है अभी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और इसके तहत जो है क्या है, जो 6 देशों में, जो हमारे आसपास के जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इन तीनों देशों में यदि कोई भी जो है इसमें मुस्लिम शामिल नहीं किए गए हैं, कोई भी भारतीय जो कि किस किस जाति से संबंधित है, हिंदू, जैन,
पारसी, सिख या यहूदी, जो धर्म के लोग हैं, यहूदी इसमें शामिल नहीं है, तो 6 धर्मों के लोग जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। और वो यदि जो है भारत में आना चाहते हैं, वहां पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है धार्मिक आधार पर, तो वो जो है उनको पहले जो है भारत आकर रहने के बाद जो है 14 साल बाद उनको नागरिकता दी जाती थी। तो इस कानून के तहत उन्हें 5 साल बाद ही जो है भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसका काफी विरोध हुआ, सही है या गलत तो मैं इसको जो है सरकार के मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, सबके अपने अपने अलग अलग व्यू है। तो अपन को तो केवल जो है परीक्षा की दृष्टि से करना है। तो CAA सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये नागरिकता का जो है नागरिकता देने का बिल है, ये जनसंख्या नापने का है और ये नागरिकता सिद्ध करने का जो बिल है। जो असम में रह रहे थे, सरकार बोल रही है पूरे देश में लागू करेंगे, तो अभी तो ऐसा सरकार ने स्पष्ट किया नहीं है, लोगों की जुबानी सुना है तो कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन असम में लागू किया गया और असम में इसकी जो है अंतिम सूची जारी कर दी गई 31 अगस्त को। अगले की बात करें दोस्तों, सितंबर माह की में चले हम, तो सितंबर माह, तो 1 सितंबर की हम बात करें यहां पर, तो 1 सितंबर की बात करें हम, तो 1 सितंबर को जो है ये सितंबर का माह जो है 1 सितंबर को जो है, तो ये जो माह है 1 सितंबर, तो सितंबर माह जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो ये सितंबर का माह जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में इस बार मनाने की घोषणा की गई है। तो ये सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस महीने को जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो कौन सा है, सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा हम बात करें इंडोनेशिया, 2 सितंबर, एक देश है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है, पहले जो है इंडोनेशिया की राजधानी, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है इसको बदला जाएगा। और क्यों बदला जाएगा, तो इंडोनेशिया की पहले जो राजधानी थी ये थी जकार्ता, ठीक है, जकार्ता थी, और इस जकार्ता राजधानी को बदलकर जो है क्या कौन सी बनाई जाएगी, तो बोर्नियो द्वीप को जो है इसकी राजधानी बनाई जाएगी। बोर्नियो द्वीप को इसकी राजधानी बनाई जाएगी दोस्तों। बोर्नियो द्वीप को राजधानी इसकी बनाया जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट बात करें तो ये बता देता हूं मैं आपको कहां पर बनाई जाएगी ये। तो पहले की जो राजधानी थी, ये इंडोनेशिया का हम मैप देख सकते हैं, छितराया हुआ है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी थी, तो इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जो थी दोस्तों, तो इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जो है ये जकार्ता, यहां पर थी दोस्तों। तो ये जकार्ता जो है राजधानी जो है डूबने वाली है, क्योंकि यहाँ की पूरी जो भूमि है वो दलदली स्वरूप में बदलती जा रही है, और पूरा जो ये जकार्ता जो शहर है ये पूरा धंसता जा रहा है समुद्र में। तो और आने वाले 50 सालों में जो है ये पूरा का पूरा द्वीप समाप्त हो जाएगा, ये जकार्ता वाला। तो ये जो है राजधानी यहाँ से हटा के जो है अब कहाँ पर बनाई दी गई है, ये कालीमंतन बोर्नियो द्वीप, पूर्वी कालीमंतन बोर्नियो द्वीप को जो है इसकी क्या बनाया जाएगा, राजधानी बनाया जाएगा। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी, तो इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है किससे बनाया जाएगा, पूर्वी कालीमंतन पूर्वी कालीमंतन बोर्नियो द्वीप को बनाया जाएगा दोस्तों, बोर्नियो द्वीप को। द्वीप को बनाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट की बात करें हम, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर एक फोटो लगा हुआ है,
पहचान सकते हो। और काफ़ी सारे भारतीयों का सपना था ये, और पूरा भारत जो है उस दिन जो है अफसोस में डूब गया। किस दिन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो मैं बात कर रहा हूँ 7 सितंबर की। तो 7 सितंबर को क्या हुआ, तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि भारत के द्वारा जो है इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था, लेकिन जो है क्या हुआ, इसकी लैंडिंग क्या हो गई, विफल हो गई। तो चंद्रयान 2 की जो है सॉफ्ट लैंडिंग विफल हो गई। सबसे कठिन फेज था ये इस अभियान का, और ये चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही क्या हो गया, संपर्क इससे टूट गया, और जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। पूरी जो है एकदम नियंत्रित बद्ध जो है नियंत्रण खो दिया इसने, और धड़ाक से जो है गिर पड़ा ये चंद्रमा की सतह पर। और वहां के बाद इसके जो मशीनरी के जो कल पुर्जे थे उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। तो चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही ये क्या हो गया, 2.1 किलोमीटर तक जो है इसका कनेक्शन था इसरो के साथ, लेकिन जो लास्ट का जो फेज था जो उसमें क्या हो गया, ये टूट गया। और ये जो लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, ये पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। और तीसरा जो चरण था रोवर का, प्रज्ञान का, वो अपना काम ही नहीं कर पाया दोस्तों। तो ये 7 सितंबर को चंद्रयान 2 की जो है सॉफ्ट लैंडिंग क्या हो गई, विफल हो गई। नेक्स्ट बात करें हम अगले की, तो सुप्रीम कोर्ट के एक फेमस जज थे, नाम है इनका राम जेठमलानी। और राम जेठमलानी का क्या हो गया, निधन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील और नाम है इनका क्या, राम जेठमलानी, का जो है 95 वर्ष की आयु में, 95 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। आयु में निधन हो गया। तो 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और सुप्रीम कोर्ट के जो है काफी फेमस जज थे ये, तो इनका निधन हो गया। और नेक्स्ट बात करें, 8 अगस्त को ही जो है एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, सॉरी 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो 9 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है इसकी थीम क्या रखी गई, तो इसकी थीम रखी गई लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जो है हर साल इसको आयोजित करता है। यूनेस्को के बारे में बताया था मैंने, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल जो है ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और यूनेस्को जो है हर साल पूरे विश्व में इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस मनाता है। नेक्स्ट की हम बात करें, 9 सितंबर को ही जो है 9 सितंबर को ही जो है एक टेनिस के टूर्नामेंट का जो है फाइनल मैच हुआ। और टेनिस के टूर्नामेंट जो है, टेनिस के टूर्नामेंटों को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो टेनिस के टूर्नामेंटों को जो है किसके नाम से जाना जाता है, ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। तो टेनिस के टूर्नामेंट्स जो है किस नाम से जाने जाएंगे, ग्रैंड स्लैम के नाम से। और एक साल में जो है दोस्तों कितने ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, 4। तो शुरुआत में, वर्ष के शुरुआत में तो कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, तो पहला जो है खेला जाता है किस नाम से, ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से खेला जाता है। दूसरा जो है ये खेला जाता है फ्रेंच ओपन के नाम से दोस्तों। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा जो है ये खेला जाता है विंबलडन के नाम से, पिछली क्लास में बताया भी था मैंने इसके बारे में। और चौथा जो है ये खेला जाता है यूएस ओपन के नाम से।
यूएस ओपन के नाम से खेला जाता है। तो 4 बार जो है एक साल में 4 बार जो है टेनिस के ये ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो जुलाई माह के 9 तारीख को जो है दोस्तों, तो 9 सितंबर को जो है टेनिस की ग्रैंड स्लैम का जो है महिला एकल का जो है मुकाबला हुआ। तो महिला एकल का जो मुकाबला हुआ ये किस किस के बीच में हुआ? तो महिला एकल का मुकाबला जो है ये हुआ बियांका एंड्रेस्कू वर्सेस सेरेना विलियम्स के बीच में, सेरेना विलियम्स के बीच में हुआ ये, ठीक है। तो यूएस ओपन महिला एकल का फाइनल मैच जो है किस किस के बीच में हुआ? बियांका एंड्रेस्कू और सेरेना विलियम्स के बीच में। और ये मैच जो है कौन जीती? बियांका एंड्रेस्कू ने जीता। तो बियांका जो है ये बियांका एंड्रेस्कू, बियांका एंड्रेस्कू जो है ये कहाँ की है? ये कनाडा की है और ये इनका पहला जो है ग्रैंड स्लैम था और ये इन्होंने जीता। और नेक्स्ट बात करें पुरुष एकल मुकाबला किसका? यूएस ओपन का। तो यूएस ओपन का जो है पुरुष एकल मुकाबला और यूएस ओपन का पुरुष एकल वर्ग का जो मुकाबला है ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये हुआ राफेल नडाल वर्सेस डेनिल मेदवेदेव, डेनिल मेदवेदेव। तो इन दोनों के बीच में हुआ और जीता कौन इसमें? तो फोटो में आपको दिखा देता हूं। फोटो यहां दिखाने का जो है मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वो ताकि आप इनको जो है शक्ल से भी जान सके। कई बार क्या होता है हम नाम तो याद रहता है लेकिन जानते नहीं है कौन है। तो जब हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों जो है विजुअल हो जाता है तो हमें लंबे समय तक जो है चीजें याद रहती है। बहुत से तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको वैसे भी शक्लें पता होती है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं स्पोर्ट्स में तो उनको जो है सीधे सीधे नाम पता नहीं हो पाता। तो जब शक्ल हम देख लेते तो जल्दी नाम याद हो जाता है। तो ये जो है इनका नाम है राफेल नडाल। तो ये राफेल नडाल ने जो है यूएस ओपन का जो है फाइनल मैच जीता दोस्तों, राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल जो है कौन से देश के हैं? स्पेन देश के ये खिलाड़ी हैं। और राफेल नडाल का ये जो है 19वां ग्रैंड स्लैम था, ये इनके करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम जीता इन्होंने। और ये सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इनसे ज्यादा अभी तक ग्रैंड स्लैम जो है ज्यादा किसने जीते हुए हैं? केवल रोजर फेडरर ने जीते हुए हैं, उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और राफेल नडाल जो है इस क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें अगले पेज की, तो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं ये, तो ये केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो है उपराष्ट्रपति भवन, नेक्स्ट बात करें हम नया संसद भवन, व आसपास की जो अन्य इमारतें हैं, आसपास की अन्य इमारतें जो हैं इनको तोड़कर जो है क्या किया जाएगा? नए रूप में बनाया जाएगा। तो इन सबका तोड़कर जो है नया संसद भवन और जो है उपराष्ट्रपति भवन और आसपास की जो इमारतें फैली हुई है उनको त्रिकोणीय ढंग में जो है बनाकर जो है नए आर्किटेक्चर के साथ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग जो है 2000 करोड़ से भी ज्यादा का ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। और वर्तमान काल में अभी जो है कोरोना के काल में जो है इसको सितंबर 2019 में जो है इसका बजट पास किया गया था। और अभी जो है कांग्रेस सरकार इसके ऊपर निशान उठा रही है कि भाई कोरोना में जब पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो इस टाइम पर इस प्रोजेक्ट को टाल क्यों नहीं दिया जाता, सरकार इसके ऊपर खर्चा
क्यों कर रही है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है अभी चर्चा में है दोबारा कि ये है क्या, तो है पूरा जो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, तो इसको नया बनाना है, तो वो इसको जो है नाम दिया गया है क्या, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और अगले की हम बात करें, यहाँ पर एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, और क्रिकेट मैच से संबंधित ये नहीं है लेकिन स्टेडियम से संबंधित है। तो दिल्ली का जो है एक स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम है फिरोज शाह कोटला, काफी फेमस स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और इस स्टेडियम का जो है क्या किया गया है, नाम परिवर्तन किया गया है अभी। तो इसका जो है नाम परिवर्तित करके जो है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, इसका अरुण जेटली के ऊपर कर दिया गया है, स्टेडियम कर दिया गया है। और इसके एक स्टेडियम, इसके एक पेवेलियन का मतलब होता है ये, इसको बोलते हैं क्या, पेवेलियन। तो ये एक पेवेलियन का नाम केवल इस वाले का नहीं, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो एक पेवेलियन का नाम जो है किसके ऊपर रख दिया गया है, विराट कोहली के ऊपर रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा हम बात करें अगले की, तो 14 सितंबर को जो है हमारी जो राष्ट्र भाषा है, मातृभाषा तो हमारे जो है उत्तर भारतीयों की जो भाषा होती है हिंदी सबसे प्यारी भाषा है। तो हिंदी दिवस जो है अंतरराष्ट्रीय जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया दोस्तों। तो आज का मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों आपको, जितना भी हमने पढ़ा सारा का सारा। तो आज हमारी जो है बात कर रहे थे हम एनआरसी की कौन सी, फाइनल लिस्ट के बारे में। और ये फाइनल लिस्ट जो है कितनी तारीख को जारी हुई, 31 अगस्त को जो है इसकी ये फाइनल सूची लिस्ट जारी हुई, किसकी, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। और ये कहां पर जारी की गई है, असम में जारी की गई है। और इसके तहत जो है क्या है, 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ लोगों का जो नाम है, 3.11 करोड़ लोगों का नाम है इसमें। तो 3.11 करोड़ लोगों का जो है इसमें नाम शामिल किया गया है। तो 3.11 करोड़ लोगों का इसमें नाम शामिल है। और लगभग 19.6 लाख लोगों का, 19.06 लाख लोगों का नाम इसमें से गायब किया गया है। क्या है ये, तो 1971 से पहले जो हैं वो आए हैं, तो उनका जो है 1971 से 1951 में जो असम में जो लोग घुसे हैं, तो उनको क्या है, अपनी साबित करनी होगी कि वो असम के ही नागरिक हैं। और उसके बाद वाले जो लोग बसे हैं असम में आके, तो उनको भी जो है अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। तो ऐसे कितने लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए हैं, 19.6 लाख लोग जो है नागरिकता की सूची में उनका नाम नहीं है। उनको अब 3D किया जाएगा, डिटेक्ट, डिटेंशन एंड डिप्लॉय। तो डिटेक्ट तो उनकी पहचान की जाएगी, डिटेंशन उनको अलग से शिविर में रखा जाएगा, और डिप्लॉय का मतलब है जिनको उनको उनके देश में दोबारा भेजा जाएगा। और ये किसके द्वारा लाए गए, बीजेपी के द्वारा लेके आई गई है। और नेक्स्ट बात करें तो इसी से मिलते जुलते एक दो और टर्म थे, एनपीआर और सीएए, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें अगले की, तो इंडोनेशिया जो देश है उसकी राजधानी है जकार्ता। तो इसकी राजधानी का जो है बदलकर जकार्ता से क्या की जाने वाली है, पूर्वी कालीमंडन बोर्नियो द्वीप को इसकी नई राजधानी बनाया जाएगा। और इंडोनेशिया के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है जोको विदोदो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो ये यहां पर नई राजधानी बनेगी, ये पुरानी है और नई यहां पर है दोस्तों। ठीक है, ये नई राजधानी। नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों, चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 7 सितंबर को जो है क्या हुआ, 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 की जो है सॉफ्ट लैंडिंग विफल हो गई और चंद्रमा के जो है सरफेस पर धड़ाक से गिर गया अनियंत्रित होकर, और वहां से ही संपर्क टूट गया। तो 2.1 किलोमीटर दूर से जो है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई दोस्तों, और ये मिशन हमारा अनसक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट हम बात करें
सर्वोच्च न्यायालय के जो है प्रसिद्ध वकील थे, वरिष्ठ वकील थे, राम जेठमलानी का जो है 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और नेक्स्ट बात करें तो 9 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इस बार इसकी थीम जो रखी गई लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, इसकी जो है थीम रखी गई मेन। और इसको जो है कौन जारी करता है, यूनेस्को के द्वारा जो है ये मनाया जाता है हर साल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका भी। और थीम जो है इसकी लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, इसकी जो है थीम रखी गई है। नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों, ग्रैंड स्लैम टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम हर साल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो एक क्लास दोस्तों मैं ऐसी लेके आऊंगा जिसमें 2019 के सभी ग्रैंड स्लैम के विजेताओं के नाम जो है फोटो के सहित जो है मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और बात करें हम यूएस ओपन के फाइनल, तो बियांका एंड्रेस्कू ने जीता। शक्ल आप देख लीजिए, ऐसे दिखती हैं बियांका एंड्रेस्कू, कनाडा की खिलाड़ी हैं और सबसे जो है युवा खिलाड़ी भी है ये, साथ में यूएस ओपन को जीतने वाली। और सेरेना विलियम्स को इन्होंने हराया। और नेक्स्ट बात करें, पुरुष एकल वर्ग का मुकाबला जो है वो राफेल नडाल ने जीता, स्पेन के हैं। डेनिल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी को हराकर जीता। ये 19वां इनका करियर का ग्रैंड स्लैम रहा है। और नेक्स्ट बात करें हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो दिल्ली में जो है संसद भवन, उपराष्ट्रपति भवन और आसपास के बिल्डिंगों को जो है नया रूप देने का जो है ये प्रोजेक्ट है। और जो है इसका अभी कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और नेक्स्ट हम बात करें, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम परिवर्तन करके जो है पूर्व बीजेपी नेता जो है जिनका निधन हो गया अगस्त में, तो उनके नाम पर कर दिया गया है। हालांकि फिरोज शाह कोटला के नाम से ही जाना जाएगा, लेकिन अब पूरा नाम हो जाएगा अरुण जेटली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम हो जाएगा। और इसके एक पेविलियन का नाम जो है विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। और नेक्स्ट बात करें, 14 सितंबर को जो है विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो हम कोशिश कर रहे हैं नित्य नए परिवर्तन करके दोस्तों की आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नो फ्रेंडली बनाकर जो है हम अच्छे और बहुत ही ईजीएस्ट ढंग से सिखा सके दोस्तों। आशा है आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे थोड़ा सा शेयर भी कीजिए दोस्तों अपने साथ। और अगर आपने अभी तक काव्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आके जो है आपके सुझाव आप दे सकते हैं। और नित्य नए जो है आप दूसरे भी लेक्चर जो है काव्य क्लासेस लेके आ रही है, जैसा कि करंट अफेयर्स का तो टाइम मैंने बताया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, 12:15 बजे 11:45 पर जो है यूट्यूब पर प्रसारित होता है दोस्तों। रोजाना हर दिन नई क्लास हो रही है और जो है इसकी जल्दी ही चैनल लिस्ट बना दी जाएगी, तो आप सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हैं। और जैसे ही आपको जब भी कोई भी डाउट हो तो वीडियो लेक्चर आप उठा के देख लो, और कमेंट भी करोगे तो आप हम जो है आपको पूरी डिटेल इसकी बताएंगे। और दोस्तों जैसे ही ये 2019 का जो है सार संग्रह समाप्त होगा, मैं 2019 की जो है प्रश्नावली आपके सामने लेके आऊंगा, जिसमें हम सारे जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों 14 सितंबर के बाद वाला जो लेक्चर है वो अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।